हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल करंट। दोस्तों, आज की सेशन में 10 से 13 अगस्त के बीच घटित प्रमुख घटनाओं को संकलित किया गया है। संपूर्ण घटनाएं पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन घटनाओं को आज संकलित किया गया वे हैं: बिहार में महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को शपथ ली है। नई सरकार, विधानसभा में दलीय स्थिति वर्तमान में क्या है, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आज हासिल करेंगे। ध्यान रहे, यह प्रश्न पीटी के साथ साथ 67th बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले से इस बार नए होवित्जर तोप से सलामी दी जाएगी। यह तोप किस देश में बनी है और इसकी क्या मुख्य विशेषताएं, इसके बारे में भी आज विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। और ध्यान रहे, यह प्रश्न भी पीटी के साथ साथ 67th बीपीएससी मेंस में साइंस एंड टेक पोर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। किस कांग्रेसी नेता को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई है, इस पुरस्कार के संबंध में, और यह पुरस्कार और किन किन भारतीय लोगों को मिल चुकी है, इसके बारे में जानेंगे। महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अब खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश की है और उनकी उपलब्धि क्यों विशेष महत्व रखती है, इसके बारे में जानेंगे। पूरा वीडियो महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर 10 अगस्त 2022 को शपथ ली है। इसे मिलाकर अब तक वे कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं बार। बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें राजभवन स्थित राजेंद्र मंडप, ये राजेंद्र मंडप एक भवन हॉल है जो राजभवन के अंतर्गत मौजूद है, वहीं पर उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल अर्थात राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अर्थात श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ही शपथ ली है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का फैसला होना अभी बाकी है। इस बार महागठबंधन सरकार का समर्थन जिन पार्टियों ने किया है उनमें राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले और हम के नेताओं द्वारा की जा रही है। ये सभी पार्टियां मिलकर महागठबंधन में शामिल हैं। दोस्तों, हर नई सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है, तो अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार 24 अगस्त को बिहार विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करेगी। इससे पहले 10 अगस्त को राज्य की नई सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक में, दोस्तों जैसा कि मालूम है कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त को सिर्फ 2 ही व्यक्ति ने शपथ ली, एक मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री ने। तो इन्हीं दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि 2 दिन का विशेष सत्र आहूत किया जाए। इस बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। इसी महत्वपूर्ण बैठक में, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठे थे या वे शामिल थे, यह निर्णय लिया गया कि महाधिवक्ता, जो सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं जो प्रत्येक राज्य में होते हैं, उस पद पर ललित किशोर बने रहेंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि बिहार के जो महाधिवक्ता पहले थे एडवोकेट जनरल ललित किशोर, वे अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, ये अच्छी तरह से आप ध्यान में रखें। यानी सरकार को कानूनी सलाह देने वाले जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वे सर्वोच्च विधि अधिकारी जो कहलाते हैं वो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता कहलाते हैं। इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 165, जी हाँ, आर्टिकल 165 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की। किनके द्वारा? बिहार में या किसी भी राज्य में संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों, यहां पर आप ये ध्यान रखें कि राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की होती है, ठीक वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की होती है। दोनों की समान क्रियाकलाप हैं। केंद्र में महान्यायवादी केंद्र सरकार को सहयोग देते हैं कानूनी मामलों में, तो राज्य स्तर पर महाधिवक्ता। सत्र के पहले दिन जो 24 अगस्त को आहूत की जाएगी, नई सरकार अपना बहुमत सिद्ध करेगी और अगले दिन 25 अगस्त को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। दोस्तों, नई सरकार के गठन से पहले 9 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
इसके बाद इसी दिन यानी 9 अगस्त के ही दिन नीतीश कुमार ने राज्यपाल महोदय को महागठबंधन के 164 जी हाँ 164 सदस्यों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा किया था। तो सरकार बनाने का दावा उन्होंने कब किया? 9 अगस्त को ही, जिस दिन उन्होंने अपने पद से या बीजेपी के साथ जो अलायंस सरकार थी उससे जब त्यागपत्र दिया, तो सेम डे त्यागपत्र भी दे रहे हैं और 164 सदस्यों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल महोदय को उन्होंने सौंपा था। आइए अब विधानसभा के संबंध में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि मालूम है कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। याद रखिएगा, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 विधानसभा में, तथा सदन में बहुमत के लिए 122 सदस्यों का, जी 122 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। टोटल संख्या 243 है, इसमें 122 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तभी बहुमत में सरकार मानी जाएगी, या जो दावा करेंगे सरकार बनाने का उन्हें इतने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो अब वर्तमान में दलगत स्थिति विधानसभा में क्या है, आइए इसे देखते हैं। तो महागठबंधन जिसका दावा सरकार के बनाने के लिए किया गया है, इसमें सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल राजद है, जिनकी 79 सीटें हैं, 79। इसके पश्चात जनता दल यूनाइटेड जो जेडीयू है, इनके पास सीटों की संख्या 45 है, 45 है। कांग्रेस तीसरी बड़ी पार्टी है गठबंधन में, इनके पास 19 सीटें हैं और अन्य में 21 सीटें। तो अन्य में जो पार्टियां हैं, आइए इसे देखते हैं। अन्य में माले के पास 12 सीटें हैं, भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2 सीटें, माकपा यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2 सीटें, और हम जिनके सर्वे सर्वा जीतन राम मांझी है, उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या 4 है और निर्दलीय 1। इस तरह कुल 21 सदस्य हैं जो अन्य के अंतर्गत हैं। दूसरी ओर अब जो विपक्ष में बैठेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की कुल सीटें 77 है। इसके अलावा MIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो हैदराबाद से सांसद है, उनकी पार्टी की भी 1 सीट विधानसभा में यहाँ पर है, जो किशनगंज क्षेत्र से जीत कर आए हैं, तो उनकी 1 सीट है और 1 सीट अभी रिक्त है। तो वर्तमान में विधानसभा की ये स्थिति है। दोस्तों, श्री नीतीश कुमार सौभाग्यशाली हैं, जिनके पास कम सीटें होने के बावजूद लगातार वे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पहली बार 3 मार्च 2000 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, किंतु यह सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और 10 मार्च को ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 से लेकर 24 नवंबर 2010 तक वे मुख्यमंत्री रहे। इनका पूरा टेन्योर ये पहली बार था। तीसरी बार वे 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। चौथी बार 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक। पांचवी बार 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक। छठी बार 27 जुलाई 2017 से 16 नवंबर 2020 तक। सातवीं बार 25 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक। और इस बार जो 8वीं बार वे मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका शपथ हुआ है 10 अगस्त 2022 से। अब लगातार ये आगे मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। कब तक रहेंगे, ये आगे देखने की बात होगी। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस जो इस वर्ष 2022 में मनाई जाएगी 15 अगस्त को, के अवसर पर लाल किले पर पहली बार ATAGS अर्थात एडवांस्ड टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रणाली वाली तोप से सलामी दी जाएगी। यह तोप किस देश में निर्मित है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन डी, भारत। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार इसे खास बनाने के लिए लाल किले की प्राचीर से स्वदेशी यानी भारतीय तोप से सलामी दी जाएगी। दोस्तों, यह तोप ATAGS कहलाती है, अर्थात एडवांस्ड टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसी प्रणाली से निर्मित है और इसका विकास DRDO ने किया है, जो रक्षा अनुसंधान विभाग भारत सरकार का है, वहीं पर इसका विकास किया गया है। आज़ादी के बाद से ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह एक परंपरा रही है कि दिल्ली के लाल किले से 12 तोपों की सलामी दी जाती है। ये सलामी अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध में, जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो ब्रिटिश पाउंड गन थी उसी से दी जाती थी। वो अब तक हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार विदेशी तोपों के साथ स्वदेशी होवित्जर तोप भी इस्तेमाल की जाएगी। DRDO के अनुसार ATAGS होवित्जर तोप दुनिया की पहली ऐसी तोप है जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है। यह इसकी सामान्य रेंज है।
यह तोप ऑटोमेटिक है और इसे आसानी से खींचा जा सकता है। यह प्रोजेक्ट डीआरडीओ ने 2013 में आरंभ किया था। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के तोपों के निर्माण के लिए, स्वदेशी तोप निर्माण के लिए डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को 2013 में आरंभ किया था और अब जाकर यह पूर्णता प्राप्त कर सकी है। इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है आर्मी सर्विस में मौजूद पुरानी तोपों को स्वदेशी तोपों से बदलना। इस तोप की अन्य विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, ATAGS एक 155 mm कैलिबर गन सिस्टम है जो कि 48 किलोमीटर की रेंज तक, इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 48 किलोमीटर तक है, तक उच्च गतिशीलता के साथ फायर कर सकती है। जैसा कि पहले बताई जा चुकी है कि यह ऑटोमेटिक है। ATAGS गन प्रणाली में त्वरित तैनाती से शीघ्रता से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। रात के दौरान प्रत्यक्ष फायर पद्धति में ऑटोमेटिक कमांड और नियंत्रण प्रणाली, कुछ ऐसी खास चीजें इसमें, जो खास विशेषताएं हैं जो इसे विश्व स्तरीय बनाती है। यह तोप इसी प्रकार की जो अन्य तोपें हैं उनसे वजन में 2 टन हल्की है। इस वजह से यह तोप बेहद ही कम समय में ज्यादा दूर तक गोले दागने में सक्षम है। दोस्तों, बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के भारत में ही इसे रिपेयर या इसकी मरम्मत की जा सकती है। भारत को डिफेंस हब बनाने की ओर जो भारत सरकार की वर्तमान में नीति है कि इसे डिफेंस हब के रूप में परिणत कर दिया जाए, तो उसकी ओर अग्रसर यह विशेष प्रणाली किफायती यानी बेहद कम कीमत वाली होने के साथ ही भारत में हथियारों के आयात को, जो लगातार हम अपनी सुरक्षा के लिए जो हथियारों का आयात दूसरे देशों से करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उसे कम करने में भी यह सक्षम नजर आ रही है। किस कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजेंडी ऑनर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, शशि थरूर। दोस्तों, कांग्रेसी नेता शशि थरूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला लीजेंडी ऑनर से सम्मानित किए जाएंगे। अपनी तेज तर्रार इंग्लिश के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में आ रहे हैं। फ्रांस की सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, उनका कहना है कि फ्रांस सरकार उन्हें उनके लेखन और भाषणों के लिए सम्मानित करना चाहती है। यहां इस तथ्य को ध्यान में रखिए कि नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का जो सर्वोच्च अवार्ड है, इसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में ही की थी। दोस्तों, यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने वाले मिलिट्री ऑफिसर हो अथवा कोई आम नागरिक, सभी को दिया जाता है और इस पुरस्कार को पहले रॉयल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता था। यह जो नाम है, पहले पूर्व नाम इसका यही था। दोस्तों, शशि थरूर अभी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं। तो शशि थरूर के पहले यह अवार्ड कई भारतीयों को मिल चुके हैं। यहां पर यह ध्यान रखें कि इनमें जो प्रसिद्ध नाम है उनमें मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट SR राणा, अभिनेता शाहरुख खान, संगीत निर्देशक जुबिन मेहता, इनके नाम के बारे में आप जानते होंगे, पत्रकार राजा मोहन, विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी, तमिल एक्टर कमल हासन, जैसे कई नाम हैं। जो मुख्य नाम है उनका मैंने यहाँ पे नाम लिया। इन सभी को ये अवार्ड मिल चुके हैं। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने 9 अगस्त 2022 को अमेरिकी ओपन के बाद टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश की प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? आंसर है ऑप्शन ए, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने 9 अगस्त 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों, US ओपन पूरा करने के बाद सक्रिय टेनिस से वे संन्यास ले लेंगी। जैसा कि मालूम है कि US ओपन प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह में आरंभ होती है और सितंबर के पहले सप्ताह तक ये आयोजित की जाती है। तो इस वर्ष जो US ओपन होंगे, इसके पश्चात उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अपने प्रशंसकों द्वारा टेनिस की रानी के नाम से बुलाई जाने वाली सेरेना विलियम्स 22 साल के शानदार प्रदर्शन के बाद खेल को अलविदा कहने वाली है। जी हां, उनका ये जो स्पोर्ट्स लाइफ है वो 22 साल से टेनिस खेल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने इस दौरान 73 एकल खिताब, जो सभी प्रकार के टूर्नामेंट है उसे मिलाकर, और 23 युगल खिताब अब तक वो जीत चुकी है। प्रसिद्ध अमेरिकी टेनिस स्टार वीनस विलियम्स सेरेना विलियम्स की बड़ी बहन थी। दोस्तों, वीनस विलियम्स और सेरेना ने दोनों ने एक साथ खेलना आरंभ किया था। वीनस उम्र में सेरेना से बड़ी थी और उन्होंने पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी है और अब सेरेना ने भी खेल से संन्यास की घोषणा की है। सेरेना विलियम्स ने 1995 में पेशेवर टेनिस खेलना आरंभ किया था और 1999 में, ध्यान रखें, 1999 में US ओपन इनका अपना पहला एकल खिताब था जिसे उन्होंने जीती थी।
वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन जो महिला टेनिस संघ है, इनके द्वारा 319 सप्ताह तक महिला टेनिस एकल विश्व नंबर 1 का स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। यानी 319 सप्ताह तक वो महिला टेनिस के क्षेत्र में नंबर 1 खिलाड़ी बनी रही थी। वो अपने टेनिस कैरियर के दौरान 94.5 मिलियन डॉलर, जी हां 94.5 मिलियन डॉलर से अधिक की कुल जीत के साथ दुनिया में सबसे अधिक, जी हां दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट भी हैं। तो उनसे अधिक कोई भी महिला एथलीट इतनी कमाई नहीं की है जितना सेरेना विलियम्स ने अब तक की है। महत्वपूर्ण यह है कि अपने टेनिस कैरियर के दौरान उन्होंने कुल 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। कुल उनकी जो ग्रैंड स्लैम खिताब की संख्या वो 23 है जो एकल अकेले खेलकर वो जीती हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 7 बार और विंबलडन 7 बार, ये दोनों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन है उन्होंने 7-7 बार जीती हैं। इसके अलावा यूएस ओपन 6 बार और फ्रेंच ओपन 3 बार उन्होंने अपने नाम किए हैं। इस तरह से कुल 23 ग्रैंड स्लैम खिताब इनके नाम हैं। दोस्तों, इसके अलावा सेरेना विलियम्स ने अपने देश संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ओलंपिक खेलों की टेनिस स्पर्धा में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें 3 बार युगल में स्वर्ण और 1 बार एकल में स्वर्ण शामिल है। इस प्रकार इनकी उपलब्धि बेमिसाल है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।